राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011, राजस्थान गारंटेड डिलीवरी ऑफ द पब्लिक सर्विस एक्ट 2011। अब जो हमारे राजस्थान के अंदर लोक सेवा गारंटी अधिनियम है, इसकी पृष्ठभूमि ऐसे है कि हमारे राजस्थान के अंदर सरकार गुड गवर्नेंस चाहती है, ठीक है, सबका साथ सबका विकास चाहती है। तो अब इस विकास के लिए उन्होंने क्या किया, 1997 के अंदर से ही 1997 से नागरिक जो अधिकार चार्टर है वो आंदोलन चलाना था। तो नागरिक अधिकार चार्टर का जो मूल उद्देश्य ये था कि नागरिकों को समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण और अच्छी सेवाएं डिलीवर हो सके, जो सरकार राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। अब हुआ क्या कि सिटीजन चार्टर के अंदर क्या है, वो इथिकल और मोरल इथिकल बाध्यता है, उसके अंदर कोई विधिक बाध्यता तो है नहीं। तो अब जब इसकी आलोचना की गई सिटीजन चार्टर की, नागरिक अधिकार पत्र की आलोचना की गई, भाई ये नागरिक अधिकार पत्र विधिक रूप से तो बाध्य तो है नहीं, ठीक है, सरकार के ऊपर मॉरल ऑब्लिगेशन है, सरकार माने या नहीं माने, ठीक है। तो अब इस कमी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा 3-4 कानून लेके आती है सरकार। एक तो जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम लेके आती है, ठीक है, राजस्थान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम लेके आती है, शिक्षा का अधिकार लेके आती है, ठीक है। तो इस तरह से 4-5 ये कानून लेके आती है। इनमें से एक जो कानून होता है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कानून होता है, ठीक है। एक जन सुनवाई का जो अधिकार अधिनियम है वो भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कानून होता है वो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम होता है 2011। आरपीएससी लगातार इस अधिनियम में से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेती है, ठीक है। और आजकल तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कौन से ऑप्शन सही है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, तो उनमें माइनर सा कोई डाटा वो त्रुटिपूर्ण डाल देती है और आदमी बच्चा वहीं जो होता है वहीं गच्चा खा जाता है, वहीं गलत कर आएगा। तो ये मुश्किल से 10-15 मिनट का काम है इसका, इस अधिनियम को अपन पढ़ लेते हैं। हालांकि ये ज़्यादा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसको 15 मिनट के अंदर ही पूरा हो जाएगा। तो आप चलते फिरते इसको 2-4 बार आप सुनिए इस वीडियो को, ठीक है। तो आपको ये जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम है, इसके बारे में जो मुख्य मुख्य धाराएं हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। अब इन धाराओं को अपन एक क्या है, पिक्टोग्राफिक मेमोरी की तरह एक ट्रिक के माध्यम से किसी भी तरीके से डाटा को इंटरलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेमोरी में लंबे टाइम लॉन्ग टर्म तक ये स्टेबल रहे। चलिए, तो अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसको देखते हैं। मेन क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा कि साहब राजस्थान जो ये कानून है लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 है, ये जो कानून है ये कब चालू किया गया था। तो देखो, विधानसभा द्वारा पारित और राज्यपाल की अनुमति इसको 21 सितंबर 2011 को मिल जाती है, ठीक है। अब ये लागू होने की तिथि इसकी 14 नवंबर 2011 है। तो 2 डेट आप ध्यान रखिए, एक तो 21 सितंबर, ठीक है, 21 सितंबर के बाद आप लिखिए 14 नवंबर, ठीक है ना। इन दोनों को डेट को ध्यान रखिए, ये दोनों डेट 2011 से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है, राज्य के नागरिकों को निर्धारित समय सीमा, पॉइंट नंबर 1, निर्धारित समय सीमा के भीतर लोक सेवाएं प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्रदान करना, तथा सेवा में विलंब या विफलता की स्थिति में अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई नागरिकों के प्रति कर कंपनसेशन सुनिश्चित करना, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अंदर मेजर चीज़ क्या है, एक तो निर्धारित समय सीमा के भीतर, ठीक है, लोक सेवा प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्रदान करना। तो ये इसमें मेन चीज़ तो ये विधिक अधिकार है, ठीक है। दूसरी चीज़ है निर्धारित समय सीमाएं। तीसरा, विलंब या विफलता की स्थिति में अधिकारियों को दंडात्मक कार्रवाई और नागरिकों को प्रतिकर कंपनसेशन सुनिश्चित करना। देखो, नागरिकों को कंपनसेशन की ये बात कर रहा है। जो अधिकारी हैं, जिनको लोक सेवक बनाया गया है, जो लोक सेवा देने के लिए उत्तरदायी हैं, अगर वो नहीं देते हैं या विफल रहते हैं या विलंब करते हैं तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी और लोक सेवा समय सीमा के अंदर दी जाएगी, उसके लिए विधिक अधिकार प्रदान इसको किया गया है। तो इसका मोटिव है, ये उद्देश्य है। तो अगर जैसे मेंस की रिटर्न कर रहे हो आप, मेंस रिटर्न कर रहे हो या ऑब्जेक्टिव अगर आपके एग्जाम दे रहे हो, उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि साहब राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान गारंटी अधिनियम के अंदर जो इसका मोटिव है वो क्या है, समय सीमा के अंदर लोक सेवाओं को प्रदान करना, क्या ये विधिक अधिकार है, अगर विफल हो जाता है तो क्या दंडात्मक कार्रवाई अधिकारी को की जाएगी, ठीक है, ये नागरिकों को प्रतिक्रिया कंपनसेशन इसके अंदर दिया जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो 2 डेट ध्यान रखें, 21 सितंबर 2011, 14 नवंबर 2011। अब अधिनियम की धाराएं, ठीक है ना। तो अधिनियम की धाराओं के अंदर देखिए आप, पहली धारा तो हो गई संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, इसके अंदर तो कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। 14 नवंबर 2011 को ये प्रवर्त हो गया था और इसका नाम क्या है, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी का अधिनियम, ठीक है, प्रदान की गारंटी का अधिनियम है राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी का अधिनियम 2011। परिभाषाएं, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है परिभाषाएं। अब परिभाषाओं में से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक है ना। तो अब देखो, इस अधिनियम के अंदर प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित किया गया है। धारा 2 के अंदर पदाभिहित या निर्दिष्ट अधिकारी, ठीक है ना, ठीक है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वह अधिकारी जिसे धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित सेवा प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है। मतलब अगर कोई सेवा है
अगर उस सेवा प्रदान करने वाला कोई कार्मिक है तो उसको अधिसूचित सेवा प्रदान करने के लिए जो अधिकृत कोई कार्मिक है उसी को आप क्या कहेंगे, पदाभित या निर्दिष्ट अधिकारी कहेंगे। पात्र व्यक्ति एलिजिबल पर्सन कौन है, वह व्यक्ति जो अधिसूचित सेवा प्राप्त करने की पात्रता रखता है। प्रथम अपील अधिकारी, फर्स्ट अपील ऑफिसर, धारा 3 के अंतर्गत प्रथम अपील की सुनवाई करने के लिए अधिसूचित अधिकारी। विहित, ठीक है ना, इस अधिनियम के दिन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित और लोक प्राधिकारी, पब्लिक अथॉरिटी, राज्य सरकार, ठीक है, उसके विभाग तथा राज्य विधानमंडल के किसी कानून के तहत स्थापित, गठित और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित व वित्त पोषित कोई निकाय, संस्था या प्राधिकरण। अब देखो इसके अंदर किसकी बात की गई है, लोक प्राधिकारी, पब्लिक अथॉरिटी में क्या आएगा, कोई निकाय, संस्था या प्राधिकरण, लेकिन किसके द्वारा, या तो राज्य सरकार के द्वारा स्थापित है, ठीक है, या विधानसभा या विधानमंडल के किसी कानून के द्वारा गठित या स्थापित है, और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित है, ठीक है ना। तो राज्य सरकार उसके विभाग आ जाएंगे, देखो इसके अंदर, ठीक है ना, और राज्य सरकार के विभाग, राज्य सरकार उसके विभाग और कोई निकाय, संस्था या प्राधिकरण जो विधानमंडल के द्वारा किसी कानून के द्वारा बनाया गया है। तो ये लोक प्राधिकारी ड के अंदर बताया गया है, न के अंदर, ठीक है ना। लोक प्राधिकारी परिभाषा धारा 2 न के अंदर बताया गया है। द्वितीय अपील अधिकारी धारा 6 के अंदर बताया गया सेवा का अधिकार, राइट टू सर्व, ठीक है ना। धारा 4 के अधीन नियत समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 च, इसको भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। द्वितीय अपील अधिकारी, ठीक है ना, तो धारा 3 के अंतर्गत द्वितीय अपील अधिकारी सुनने के लिए अधिसूचित अधिकारी, तो धारा 3 के अंदर ही दिया हुआ है, ठीक है ना। प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी, ठीक है। इसके बाद सेवा, लोक प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाने वाली कोई भी ऐसी सेवा जो धारा 3 के अंदर अधिसूचित की गई है। राज्य सरकार क्या है, राजस्थान सरकार को राज्य सरकार का दर्जा दिया गया है। नियत समय सीमा, ठीक है, स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट, पदाभित अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान करने अथवा प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील निस्तारित करने के लिए अधिसूचित अधिकतम समय सीमा, तो ये नियत समय सीमा निर्णय के अंदर दी हुई है। आयोग, ठीक है, वर्ष 2013 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया, धारा 8 के तहत गठित लोक सेवा गारंटी आयोग, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या किया है, 2013 के अंदर संशोधन किया गया इस अधिनियम में, ये अधिनियम 2011 के अंदर आया था, ठीक है, इसके अंदर 2013 के अंदर संशोधन किया गया और इसके अंदर एक धारा जोड़ी गई 8 क, क्या जोड़ी गई, 8 क धारा के तहत आयोग का गठन किया गया और इस आयोग का गठन था लोक सेवा गारंटी आयोग, ठीक है, धारा 8 क। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 8 क, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, धारा 3 सेवा पदाभित अधिकारी, अपील अधिकारी व समय सीमा की अधिसूचना, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑफ सर्विस, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, अपील अथॉरिटीज़ एंड स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट, तो सेवा पदाभित अधिकारी, अपील अधिकारियों और समय सीमा की अधिसूचना धारा 3 के अंदर ये दी हुई है, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, राज्य सरकार समय समय पर राजपत्र में अधिसूचना जारी करके तय करेगी कि कौन सी सेवाएं इस अधिनियम के दायरे में आएगी, ठीक है। प्रत्येक सेवा के लिए पदाभित अधिकारी, डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन होगा, सेवा से संबंधित प्रथम अपील अधिकारी और द्वितीय अपील अधिकारी कौन होंगे, प्रत्येक सेवा को प्रदान करने या तथा अपील के निस्तारण की नियत समय सीमा, स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट क्या होगी, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए आप प्रत्येक सेवा को प्रदान करने तथा अपील के निस्तारण की समय या नियत सीमा क्या होगी, ये 3 के अंदर दिया गया है। तो धारा 3 के अंदर क्या क्या दिया गया है, अधिसूचित किया गया है, किस किस को अधिसूचित, प्रथम अपील अधिकारी को, द्वितीय अपील अधिकारी को, नियत समय सीमा को, ठीक है, इसके अलावा पदाभित अधिकारियों को और सेवाओं को, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक तो सर्विस को, ठीक है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को, अपील अथॉरिटी को और स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट को, तो 4 चीज़ों को इसके अंदर धारा 3 के अंदर अधिसूचित किया गया है, ठीक है। चलिए अब नियत समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान करने का अधिकार या सेवा प्राप्त करने का अधिकार, नियत समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू ऑब्टेन सर्विस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट, प्रत्येक पात्र व्यक्ति को धारा 3 के अधिसूचित सेवा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त करने का विधिक अधिकार होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। धारा 4(1) के अंदर पदाभित अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपने अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या कर्मचारी की सहायता ले सकता है। जिस अधीनस्थ कर्मचारी की सहायता ली जाती है उसका यह दायित्व होगा कि वह संपूर्ण सहायता प्रदान करे, अन्यथा इस अधिनियम के उल्लंघन की स्थितियों से भी पदाभित अधिकारी माना जाएगा। अब देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, धारा 4 ये कह रही है कि आपको नागरिक को नियत समय सीमा के अंदर कोई सेवा प्रदान करनी है, उसकी डिलीवरी करनी है सेवा की। अब इसके लिए पदाभित जो अधिकारी है, जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल अधिकारी है, वो इस सेवा को प्रदान करेगा। अगर उस प्रदान करने के अंदर उसको कोई दिक्कत आ रही है तो वो किसी अधीनस्थ या कोई अन्य अधिकारी है उसकी सहायता ले सकता है, लेकिन वो अधिकारी कभी भी उसकी मदद करने के लिए इनकार नहीं करेगा। वो अगर इनकार करता है तो उसी को भी पदाभित अधिकारी की श्रेणी के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। ये उसके ऊपर बाध्यकारी कि उसको है ना, उससे लोग जो सेवा अधिकारी उसकी मदद करनी पड़ेगी। चलिए अब नियत समय सीमा में सेवा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग ए सर्विस टू स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट, धारा 5 के अंदर ये कहा गया है कि नियत समय सीमा में सेवा प्रदान करना ही होगा, ठीक है। आवेदन और पावती, देखो नियत समय सीमा,
आवेदन और पावती निस्तारण तथा अस्वीकृति। अब देखो नियत समय सीमा की गणना उस दिन से शुरू होगी जिस दिन सेवा प्राप्ति का आवेदन पदावित अधिकारी या उसके अधिकृत कर्मचारी को प्राप्त होता है। आवेदन को निर्धारित प्रारूप में जो आवेदक है ना, जो एप्लीकेशन देता है, ठीक है ना, उसको निर्धारित प्रारूप में रसीद या पावती दी जाएगी, इसमें सेवा प्राप्ति की संभावित तिथि दर्ज होगी। ध्यान रखना, उसमें संभावित तिथि दर्ज होगी सेवा प्राप्ति की। निस्तारण या अस्वीकृति, पदावित अधिकारी नियत समय सीमा के भीतर या तो मांगी गई सेवा उपलब्ध कराएगा या आवेदन को अस्वीकार करेगा। अस्वीकृति की दशा में लिखित कारण दर्ज किए जाएंगे और आवेदक को उसकी सूचना दी जाएगी। तो ये धारा 5 में कहा गया है ये तो इसकी धारा 5 के अंदर, ठीक है ना, सबसे मुख्य बात क्या है, नियत समय सीमा में सेवा प्रदान करना, ठीक है। धारा 4 के अंदर क्या किया गया है, नियत समय सीमा की भी सेवा प्राप्त करने का अधिकार। तो इसके अंदर तो धारा 4 के अंदर तो अधिकार की बात हो रही है, धारा 4 के अंदर तो क्या हो रही है, नियत समय सीमा के अंदर सेवा प्राप्त करने के अधिकार की बात की गई है। और धारा 5 में क्या है, नियत समय सीमा के अंदर सेवा प्रदान करना ही होगा, आपको सेवा प्रदान की जाएगी, ठीक है ना, धारा 5 में। धारा 6 अपील, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपील। धारा 6 के अंदर कि यदि किसी व्यक्ति को समय पर सेवा नहीं मिली है या उसका आवेदन निरस्त कर दिया है तो अपील की प्रक्रिया इस प्रकार होगी। प्रथम अपील अधिकारी, ठीक है, आवेदन अस्वीकार होने या समय सीमा समाप्त होने के 30 दिन के भीतर आवेदक प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है। पर्याप्त कारण न होने पर प्रथम अपील अधिकारी 30 दिन की अधिक अवधि होने पर भी क्या कर सकता है, अपील स्वीकार कर सकता है। प्रथम अपील का निस्तारण प्रथम अपील अधिकारी नियत समय सीमा में आदेश जारी करेगा। इसमें वह पदावित अधिकारी को सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश दे सकता है या अपील निरस्त कर सकता है। द्वितीय अपील अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने या समय सीमा में निर्णय न होने पर 60 दिन के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है। प्राप्त कारण दर्शाने पर 60 दिन से बाद भी द्वितीय अपील अधिकारी अपील स्वीकार कर सकता है। द्वितीय अपील अधिकारी के आदेश एवं शास्ति, द्वितीय अपील अधिकारी पदावित अधिकारी को निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकता है। साथ में ही धारा 7 के तहत शास्ति या पेनल्टी भी अधिरोपित कर सकता है। सीधा आवेदन, यदि पदावित अधिकारी रसीद या पावती नहीं देता है या धारा 5 के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो आवेदक सीधे प्रथम अपील अधिकारी के पास जा सकता है। ये ध्यान रखना बात। सीधा आवेदन, तो सीधा आवेदन किसके पास करेगा, ये प्रथम अपील अधिकारी के पास कर सकता है। प्रथम अपील अधिकारी किस कंडीशन के अंदर, अगर लोग जो पदावित अधिकारी है ना, पद के ऊपर जो बैठा हुआ अधिकारी है, वो पदावित अधिकारी रसीद नहीं देता है या पावती भी नहीं देता है, मना कर देता है, सेवा भी नहीं देता है, विलंब भी करता है, तो डायरेक्ट आप प्रथम अपील अधिकारी के पास जा सकते हो। इसके अंदर टाइम लिमिट नहीं है फिर आप प्रथम अपील अधिकारी के पास। तो देखो अपील का क्या फॉर्मूला बन रहा है, देखो अपील का फॉर्मूला ये बन रहा है। तो देखो इसके अंदर अपील का फॉर्मूला ये है कि आप पदावित अधिकारी के पास जाओगे। सबसे पहला स्टेप तो आपका क्या होगा, आप किसके पास जा रहे हो, पदावित अधिकारी, अब पदावित अधिकारी के पास जा रहे हो और आप उसको क्या कह रहे हो कि साहब मेरे को ये सेवा चाहिए, तो आप उसको आवेदन देते हो, ठीक है ना। अब वो आपका आवेदन स्वीकार नहीं करता है, आपको सेवा नहीं देता, तो आप क्या करोगे, प्रथम अपील अधिकारी के पास जाओगे। 30 दिन के अंदर आप अपील करनी पड़ेगी और प्रथम अपील अधिकारी के पास जाओगे तो जैसे प्रथम अपील अधिकारी के पास आपने आवेदन कर दिया तो उसके बाद प्रथम अपील अधिकारी को उस आवेदन का निस्तारण 21 दिन में करेगा, 21 दिन में करना पड़ेगा। अब आप मान लो उसके प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो द्वितीय अपील अधिकारी के पास जाओगे, ठीक है ना, तो उसकी समय सीमा दे रखी है 60 दिन और द्वितीय अपील अधिकारी को भी 21 दिन के अंदर उसका क्या करना पड़ेगा, निस्तारण करना पड़ेगा। तो देखो इसके अंदर क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले पदावित अधिकारी, फिर उसके बाद दूसरा प्रथम अपील अधिकारी, तो 30 दिन वहाँ टाइम लगेगा, ठीक है ना, वहाँ पर 30 दिन अपील कर सकते हो, उसको 21 दिन में मामले का निस्तारण करना पड़ेगा। उसके बाद द्वितीय अपील अधिकारी के अंदर पास जा सकते हो, 60 दिन वहाँ पर अपील का आपको टाइम दिया गया है, ठीक है, उसके वो भी 21 दिन के अंदर इसको मामले को निस्तारण करना पड़ेगा। तो ये देखो इसके अंदर यह 30, 21, 60, 21 फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। ये थोड़ा सा मेजर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ना, 30, 21, 60, 21, ये 30, 21, 60, 21, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए अब आवेदन हो गया, ठीक है, सीधा आवेदन भी अपन कर सकते हैं। यदि प्रथम अपील अधिकारी के आदेश का पालन पदावित अधिकारी नहीं करता है तो आवेदक सीधे द्वितीय अपील अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है। सिविल न्यायालय की शक्तियाँ इसको प्राप्त होगी अपील, ठीक है। अपील का निस्तारण करते समय अपील अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, ठीक है ना, CPC के तहत सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त होगी। दस्तावेज मांगना, साक्ष्य मांगना, समन जारी करना आदि, ठीक है ना,
तो दस्तावेज मांगना, साक्ष्य मांगना, समन जारी करना आदि, ये इस तरह की सिविल न्याय लेगी इसको शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो धारा 6 के अंदर अपील के अंदर दिया हुआ है। 7 के अंदर शास्त्रीय प्रतिकार है। अब देखो शास्त्रीय प्रतिकार क्या है, इसको भी ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा मेजर। तो धारा 6, 7, 8, 9, 10, ये 5 धाराएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। 7 के अंदर क्या है, शास्त्रीय प्रतिकार पेनल्टी एंड कंपनसेशन है। लापरवाही या अकारण देरी करने वाले अधिकारियों पर आर्थिक दंड व अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। क्या है, पदावित अधिकारी पर शास्ति। यदि द्वितीय अपील अधिकारी पाता है कि प्रथम पदावित अधिकारी को बिना किसी उचित कारण के सेवा देने में विफलता या देरी की है, तो उस पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जा सकता है, जो अधिकतम 5,000 तक हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, 250 से लेके 5,000 का मामला होगा। लेकिन ये कौन लगाएगा, द्वितीय अपील अधिकारी लगाएगा। कौन लगाएगा, द्वितीय अपील अधिकारी। किसके ऊपर लगाएगा, पदावित अधिकारी के ऊपर, ठीक है, ये ध्यान रखना। शास्त्री लगाने से पूर्व संबंधित अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। रेस्पॉन्सिबल अपॉर्चुनिटी टू रेस्पॉन्सिबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। प्रथम अपील अधिकारी पर शास्ति। यदि प्रथम अधिकारी बिना किसी पर्याप्त कारण के नियत समय में अपील का निस्तारण करने में विफल रहता है, तो द्वितीय अपील अधिकारी उस पर कम से कम 500 और अधिकतम 5,000 रुपये तक की शास्ति लगा सकता है, जो कि उसके वेतन में से काटी जाएगी। ठीक है, अब देखो द्वितीय अपील अधिकारी ही लगा रहा है इसके ऊपर शास्ति, ये तो पदावित अधिकारी पे लगाई जा रही है 250 से 5,000, और इसके अंदर जो प्रथम अपील अधिकारी पे 500 से 5,000 लगेगी, ये भी कौन लगाएगा, द्वितीय अपील अधिकारी लगाएगा। ठीक है, आवेदक को प्रतिकर कंपनसेशन की बात इसमें की गई है। अधिरोपित की गई राशि, शास्ति की राशि को द्वितीय अपील अधिकारी पीड़ित आवेदक को क्षतिपूर्ति या प्रतिकर के रूप में शास्ति भुगतान करने का आदेश दे सकता है। ये राशि अधिरोपित शास्ति से अधिक नहीं होगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई। यदि द्वितीय अपील अधिकारी संतुष्ट है कि अधिकारी ने अपने कर्तव्यों का पालन जानबूझकर नहीं किया है, तो वह संबंधित लोक सेवा नियमों सर्विस रूल के तहत विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। उसके ऊपर जो विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई वो की जा सकती है, किसके अधिक, सेवा नियमों के तहत, सर्विस रूल के तहत। ठीक है, तो इसके अंदर देखो इसके अंदर 4-5 चीज़ें हो गई। एक तो 250 रुपये प्रतिदिन से लेके 5,000 प्रथम अपील अधिकारी के ऊपर लगाएंगे, 500 से लेके 5,000। ये 250 से 5,000 तो पदावित अधिकारी के ऊपर है, फिर 500 से 5,000 प्रथम अपील अधिकारी के ऊपर है, और इसके बाद जो सेवा नियमों के अनुशासन में कार्रवाई है वो इनके ऊपर की जा सकती है, पदावित अधिकारी के ऊपर। पुनरीक्षण हो गया, रिवीजन हो गया, ठीक है ना। 8 के अंदर क्या हो जाएगा, पुनरीक्षण हो जाएगा। द्वितीय अपील अधिकारी द्वारा शास्ति लगाने के आदेश से असंतुष्ट जो पदावित अधिकारी है या प्रथम अपील अधिकारी, वो आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी आयोग के समक्ष क्या कर सकता है, पुनरीक्षण या रिवीजन के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है। पर्याप्त कारण होने पर 60 दिन के बाद भी आवेदन स्वीकार किया जा सकता है। तो रिवाइज कर सकते हो आप, रिवाइज क्या कर सकते हो, अपने डिसीजन को रिवाइज कर सकता है द्वितीय अपील अधिकारी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब धारा 8 कैसे 8(6), ठीक है, लोक सेवा गारंटी आयोग। अब ये क्या किया जाता है, 2013 के संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा इसको अंतस्थापित किया जाता है। 2013 के अंदर 2011 की जो अधिनियम होता है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का, उसके अंदर इसमें संशोधन किया जाता है। तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो है 21 सितंबर 2011 के द्वारा राज्यपाल की अनुमति मिलती है, और 14 नवंबर 2011 को ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के टाइम पे ये लागू होता है। तो अब इसके अंदर 2013 में संशोधन किया जाता है, और इसके अंदर राजस्थान लोक सेवा गारंटी आयोग के गठन की बात की जाती है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है 8 के अंदर। अधिनियम की प्रभावी क्रियान्वयन निगरानी के लिए राज्य सरकार द्वारा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। आयोग का गठन राज्य सरकार एक मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों को मिलाकर बनने वाले लोक सेवा गारंटी आयोग का गठन कर सकती है। एक तो मुख्य आयुक्त होगा, क्या होगा इसके अंदर, एक तो मुख्य आयुक्त होगा, और उसके अलावा अन्य आयुक्त होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये राज्य सरकार कर रही है, विधानमंडल नहीं कर रहा है इसके अंदर। खैर, पदावधि व सेवा शर्तें। मुख्य आयुक्त जो मुख्य सचिव स्तर के होंगे, और आयुक्तों की योग्यता, आयोग की योग्यता, कार्यकाल और सेवा शर्तें निर्धारित की गई, ठीक है। तो मुख्य आयुक्त को जो मुख्य सचिव स्तर का होगा, ध्यान रखना इसके बात का, जो मुख्य आयुक्त जो नियुक्त किया जाएगा इसके अंदर वो मुख्य सचिव स्तर के रहे हों, और अन्य आयुक्त की योग्यता, कार्यकाल और सेवा शर्तें निर्धारित की गई है, ठीक है। 8 के अंदर 8 पद से हटाना, ठीक, कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है। 8 अधिकारी व कर्मचारी कर्तव्य आयोग के कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी उपलब्ध करवाना। 8 आयोग के कार्य, अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी, समस्याओं की पहचान, समीक्षा बैठकें, जन जागरूकता व अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश। 8 आयोग की शक्तियाँ, चेक के अंदर शक्तियाँ दी गई आयोग की, तो आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होगी। 8(6) वार्षिक व विशेष प्रतिवेदन। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा, जिसे राज्य विधानमंडल के पटल पर रखा जाएगा। तो
विशेष रिपोर्ट सौंपेगा। एक तो वार्षिक रिपोर्ट सौंपेगा और एक विशेष रिपोर्ट भी सौंपेगा। मान लो कोई मामला ऐसा मतलब ऐसा उठ गया जो आप वार्षिक पूरे साल भर बाद अगर आप सरकार को सूचित करते हो तो वो उस मामले की जो उपयोगिता है उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो बहुत ही आपातकालीन कोई मामला उठता है तो वो आप विशेष रिपोर्ट के द्वारा सरकार को सूचित कर सकते हो। ठीक है, तो ये इनको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा अपन को। ठीक है, 8 क से लेके 8 6 तक की जो धाराएं हैं, हो सकता है धारा 8 को उठा के ही दे दे। धारा 8 के अंदर क के अंदर तो आयु के गठन की बात की गई है, ख के अंदर तो पदावधि व सेवा शर्तें हैं, घ के अंदर पद से हटाया जाना होगा और घ के अंदर कर्मचारी अधिकारी कर्मचारी हो गए। 8 में आयोग की कार्य हो गए, कार्य करने के लिए शक्ति भी तो चाहिए, तो 8 में शक्तियाँ हो गई। 6 के अंदर वार्षिक प्रतिवेदन हो गया। तो इससे 8 को 8 6 से लेके इसको तो रट लेना भाई, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आ गया तो होगा भी नहीं किसी से। धारा 9 सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन द गुड फेथ। ठीक है ना, तो ये कह रहा है इस अधिनियम के द्वारा कि इस अधिनियम के नियमों को अगर अधिनियम के नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक गुड फेथ में अगर कोई अधिकारी या लोक प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का वाद या उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि ये गुड फेथ में किया गया कार्य है। ठीक है ना, सद्भावना गुड फेथ में किया गया कार्य। धारा 10 नियम बनाने की शक्ति, पावर टू मेक रूल्स। ठीक है, राज्य सरकार को इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। बनाए गए नियमों को राज्य विधानसभा के सत्र में 14 दिनों के लिए विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज। यदि अधिनियम के बंदों को लागू करने में कोई कठिनाई आती है तो राज्य सरकार राजपत्र में आदेश पारित कर उस कठिनाई को दूर कर सकती है। ऐसा कोई आदेश अधिनियम के प्रारंभ होने के 2 वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर 2 वर्ष की समाप्ति का ये क्या है, कानून लागू हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा। 2 वर्ष की समाप्ति के पश्चात अगर कोई कानून लागू हो गया उसके बाद अगर उसके अंदर कोई कठिनाई आई है, उस कठिनाई को दूर करने के लिए कोई आप इसमें संशोधन कर रहे हो तो नहीं होगा, 2 वर्ष की समय अवधि के अंदर अंदर होगा। तो 11 के अंदर कठिनाई को दूर करने की शक्ति हो गई। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो अधिनियम के सारांश क्या है। अधिनियम के सारांश क्या है, मूल आवेदन। ठीक है ना, तो अधिकारी कौन होगा, मूल आवेदन कहाँ करोगे, पदाविद अधिकारी। ठीक है, प्रथम अपील पदाविद अधिकारी मूल आवेदन करोगे, सेवा अनुसार अधिसूचित नियम समय सीमा प्रावधान, सेवा अनुसार अधिसूचित नियम समय सीमा। प्रथम अपील किसके पास करोगे, प्रथम अपील अधिकारी के पास करोगे, अस्वीकृति या असमाप्ति अवधि के 60 दिन के भीतर। द्वितीय अपील किसके पास करोगे, द्वितीय अपील अधिकारी के पास करोगे, प्रथम अपील के निर्णय के 60 दिन, प्रथम अपील के जो निर्णय है उसके 60 दिन के भीतर। शास्ति होगी पदाविद अधिकारी पर 250 से 5000 और शास्ति होगी प्रथम अपील अधिकारी पर 500 से 5000। पुनरीक्षण होगा राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी या आयोग के अंदर आदेश के 60 दिन के भीतर, अरे उसके ऊपर भी हो सकता है। तो ये हमारा जो कानून है ना वो लोक सेवा गारंटी अधिनियम है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपन ने देखी है, पढ़ी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, धाराओं को ध्यान रखिए। 1 से लेकर 11 तक की इसके अंदर धाराएं हैं, जिसके अंदर धारा 6 7 8 9 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। 8 क को तो 8 क से लेकर 8 6 तक की धाराओं को तो अच्छे से याद करना है, क्योंकि उसके अंदर गारंटी आयोग के, लोक सेवा गारंटी आयोग के गठन की बात की गई है। उनके अंदर क्या क्या सेवा शर्तें होगी, उनकी क्या शक्तियाँ हैं, क्या कार्य है, उसके बारे में इनको दिया हुआ है, तो उन धाराओं को याद रखिएगा। अब देखो अपन इस धाराओं को कैसे याद कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे अपन इसको। तो कैसे याद करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग है। ठीक है ना, तो ऐसा करो, पेन कॉपी ले लो बगल के अंदर और इन धाराओं की ट्रिक को लिख लो। धारा 1 के अंदर तो क्या है, सब नाम और विस्तार दे रखा है। धारा 2 के अंदर परिभाषाएं दे रखी है। अब धारा 2 के अंदर जो परिभाषाएं दी उसमें 2 से याद रखें, दोहरे अर्थ, मतलब उनका क्या क्या अर्थ निकलता है। धारा 3, अब यहाँ से चलो, धारा 3 के अंदर क्या है, अधिसूचना है। अधिसूचना नोटिफिकेशन है। तो सरकार 3 अधिकारी, अधिसूचना किन किन के बारे में, 4 चीज़ों के बारे में अधिसूचना है। किन किन के बारे में, एक तो है लोक सेवाओं के बारे में। किन के बारे में है, लोक सेवाओं के बारे में। तो 4 जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो लोक सेवाओं के बारे में दे रखा है अपने, क्या दे रखा है, लोक 4 चीज़ों में, तो लोक सेवाओं के बारे में होगा, पदाविद अधिकारी के बारे में होगा, निर्धारित समय सीमा के बारे में होगा। ठीक है ना, और इसके अलावा जो अपील अधिकारी वगैरह हैं उनके बारे में होगा। तो 4 चीज़ों का नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा, सेवा अधिकारी और समय सीमा, देखो दे रखा है इसमें, सेवा अधिकारी और समय सीमा, इनके बारे में दे रखा है। चलिए, अब इसके बाद धारा अपन बात कर लेते हैं। धारा किसके बारे में, इसके बारे में अपन बात करेंगे, धारा के बारे में। अब धारा 3 के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो धारा 3 क्या कह रही है, देखिए,
धारा 3 ये कह रही है कि सब आपको अधिसूचना के बारे में बताई हुई है। चार चीज़ों की अधिसूचना है उनके बारे में बताई गई है। ठीक है, एक तो सेवा के बारे में, कौन कौन सी सेवाएं, ठीक है, अधिकारियों के बारे में और समय सीमा के बारे में। ठीक है, धारा 4 सेवा का अधिकार दिया गया है। सेवा का अधिकार के बाद धारा 4 करती है और सेवा प्रदान करने के बाद धारा 5 करती है सेवा का अधिकार। नागरिकों को चारों तरफ, 4 मतलब चारों तरफ, तो नागरिकों को चारों तरफ समय पर सेवा पाने का अधिकार है। 4 मतलब चारों तरफ, ठीक है ना। तो नागरिकों को चारों तरफ से क्या है, सेवा पाने का अधिकार है। तो ये चारों तरफ सेवा पाने का अधिकार होगा। 5 सेवा प्रदान करना, ठीक है, हाथ की 5 उंगलियों से आवेदन किया आवेदन देना और सेवा प्रदान डिलीवरी करना। तो हाथ की जो 5 उंगलियां हैं, तो 5 उंगलियां, उनसे क्या करेंगे हम, आवेदन करेंगे, ठीक है, और आवेदन करेंगे और आपको क्या करनी पड़ेगी, सेवा प्रदान करना पड़ेगा, सरकार को सेवा प्रदान करना पड़ेगा। तो ये इसकी धारा 5 के अंदर ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब धारा 6 के अंदर अपील करनी पड़ेगी। तो 6 के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, अपील कर रहे हैं। ठीक है, काम न होने पर छक्के छुड़ाने के लिए अपील। अब देखो 6 मतलब छक्के, तो अगर काम नहीं हो तो छक्के छुड़ाने के क्या करेंगे अपन, छक्के छुड़ाने के लिए अपील करेंगे। तो छक्के छुड़ाने के लिए सब अपील कर दी अपन ने। ठीक है, 7 के अंदर क्या करेंगे, 7 मतलब शास्ति, ठीक है ना, 7 मतलब सजा या शास्ति। लापरवाह अधिकारी पर जुर्माना 250 से 5000। तो धारा 7 के अंदर ही शास्ति के बारे में बात हो गई। तो 5 के अंदर 5 उंगलियों से आवेदन करेंगे और सेवा प्राप्त करेंगे। 4 के अंदर क्या होगा, चारों तरफ से क्या होगा, चारों तरफ समय पर सेवा प्राप्त करने का अधिकार होगा। 6 के अंदर छक्के छुड़ा देंगे, छक्के छुड़ाने के लिए अपील करेंगे। तो धारा 6 के अंदर क्या होगा, अपील हो गया। 7 के अंदर क्या है, 7 के अंदर शास्ति है। तो शास्ति मतलब सजा, 7 मतलब सजा, सजा या शास्ति, लापरवाही अधिकारी। 8 का मतलब क्या हो गया, पुनरीक्षण हो गया, रिवीजन हो गया। ठीक है, 8 के अंदर, धारा 8 के अंदर क्या हो गया, पुनरीक्षण हो जाएगा। 8 का आकार चश्मे जैसा लूप होता है, यानी फाइल को फिर से देखना। तो जो 8 का आकार होता है ना, चश्मे जैसा होता है, ऐसे लूप जैसा होता है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, चश्मा लगा के किसी चीज़ को देखते हैं, तो फाइल जो है ना उसको फिर से देखना, रिवीजन करना। तो आपका जो निर्णय जो होगा उसको रिवाइज कर सकता है। ठीक है ना, लोग जो अपील अधिकारी होता है, द्वितीय अपील अधिकारी, वो अपने निर्णय को क्या कर सकता है, रिवाइज कर सकता है। 8A 2013 के अंदर क्या अटेंड किया गया, 8 ऐसे आयोग, लोक सेवा गारंटी आयोग, 8 है आयोग, ऐसे आयोग कमीशन। ठीक है, धारा 9 सद्भावनापूर्ण संरक्षण। ठीक है, नो का मतलब क्या होता है, नो, कोई कार्रवाई नहीं। नो मतलब नो केस, अगर अधिकारी ने ईमानदारी या सद्भाव से काम किया है तो उस पर कोई केस नहीं होगा। तो नो के अंदर दिया हुआ है, नो मतलब नो, नो केस, नो मतलब नो केस। ठीक है, 8A का मतलब क्या होता है, आयोग। ठीक है, 8 का मतलब क्या होता है, चश्मा। ऐसे चश्मा लगता है ना, तो चश्मे से अपन दोबारा देखते हैं, बार बार पलट पलट के, तो उसका क्या हो जाएगा, रिवीजन, डिसीजन का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। 10 के अंदर क्या होता है, 10 नियम बनाने की। 10 के अंदर क्या होता है, 10 का दम, दम मतलब शक्ति, शक्ति मतलब नियम बनाने की। सरकार के 10 नियम बनाने की शक्ति है। ठीक है, तो सरकार इसके लिए क्या कर सकती है, इस नियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए नियम बना सकती है। 11 मतलब क्या हो गया, कठिनाई का निवारण। एक एक करके, 1 और 1 11 मिलकर सरकार की सारी कठिनाइयाँ दूर कर दी। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो इस तरीके से अपन इसको याद करने की कोशिश की है। ठीक है, फिर भी से एक देख लेते हैं। एक एक के अंदर कठिनाई करेंगे, एक एक मिलके क्या करेंगे, सरकार की कठिनाई को दूर करेंगे। 10 का मतलब होता है शक्ति, तो नियम बनाने की शक्ति हो गया। 9 मतलब नो, नो केस, सद्भावनापूर्ण कार्रवाई पे कोई केस नहीं होगा। ये 8 का मतलब हो गया आयोग। 8 का मतलब हो गया क्या, चश्मे जैसा होता है, तो उसका रिवीजन हो गया चश्मे का। 7 का मतलब क्या हो गया, सजा, तो शास्ति। ठीक है ना। 6 का मतलब क्या हो गया, छक्के छुड़ा देंगे अपील करके। 5 का मतलब क्या है, आवेदन, 5 उंगलियों से आवेदन करेंगे, सेवा प्राप्त करेंगे। 4 मतलब चारों तरफ से सेवा प्राप्त करने का अधिकार। 3 का मतलब अधिसूचना या नोटिफिकेशन। 3 मतलब तीनों चीज़ों की अधिसूचना। 3 का मतलब क्या हो जाएगा, तीनों चीज़ों की अधिसूचना हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो कानून है ना, ये लगभग पूरा हो गया है। और इसकी जो धाराएं हैं वो भी हमको याद हो गई है। इन धाराओं को एक बार दोबारा से आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगी। ठीक है, इन धाराओं को आप दोबारा से देख लीजिएगा, ये आपको अच्छे से क्या हो जाएंगी, याद हो जाएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लगभग ये याद हो गया होगा। तो इनको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो और इसमें अपील के बारे में क्या दे रखा है, अपील के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। तो अपील का गणित क्या है, तो इसके अंदर अपील का गणित ये है, 300 × 2। ठीक है, समय सीमा और जुर्माने की त्वरित याददाश्त। ठीक है, प्रथम अपील 30 दिन के भीतर, द्वितीय अपील 60 दिन के भीतर, पुनरीक्षण होगा 60 दिन के भीतर। जुर्माना क्या होगा, पदाधिकारी अधिकारी को 250 रुपये से लेकर 5000 और प्रथम अपील अधिकारी को 500 से 5000। ये कौन करेगा, द्वितीय अपील अधिकारी। ये कौन लगा रहा है, द्वितीय अपील अधिकारी। द्वितीय अपील अधिकारी के द्वारा ये जुर्माने लगाए जाएंगे। ठीक है, अब इसको अपन पिक्टोग्राफिक रूप से देख लेते हैं। पिक्टोग्राफिक रूप से कैसे, मैं एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। अब ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफिक तरीका, सबसे याद करने का सबसे आसान तरीका ये।
ठीक है। तो जब भी एग्ज़ाम में जाओ ना आप, तो इस चित्र को देख जाओ, है ना। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5-5 10-10 मिनट में से रिवीजन करना होगा अपन को। एक दिन के अंदर पूरे पॉलिटिकल राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है उसका रिवीजन करना है एक दिन के। तो एक दिन में रिवीजन कैसे होगा, वो इसी तरीके से होगा। तो ठंड के टाइम पे तो पूरी पूरी थ्योरी पढ़ लो, और जब आपातकाल हो, मतलब एग्जाम से जस्ट पहले के जो दिन होंगे 4-5-10 दिन, उनके अंदर अपन क्या करेंगे, 5-5 10-10 मिनट के अंदर इसको रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन करने का देखो ट्रिक क्या है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम पढ़ रहे हैं 2011 अपन, ठीक है। 2011 नागरिकों को समय पर सेवा देना अनिवार्य है, इस अधिनियम में बताया हुआ है। ये अधिनियम लाया गया था 2011 के अंतर्गत, ठीक है। इसमें 2 डेट अपन ने पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी सितंबर, ठीक है, तो ये हो गया 21 सितंबर, और एक डेट पढ़ी थी अपन ने पढ़ी थी एक डेट अप्रैल, नवंबर, तो 14 नवंबर, ठीक है। तो ये 14 नवंबर को आप अच्छे से ध्यान रखिए, और 21 सितंबर को ध्यान रखिए 2011 को। तो 21 सितंबर 2011 को तो ये राज्यपाल की इसको अनुमति प्राप्त हो गई थी, और 14 नवंबर 2011 को ये क्या हो गया था, लागू हो गया था। फिर 2013 के अंदर क्या हो जाता है, लोक सेवा गारंटी आयोग बनाया जाता है धारा 8 के अंदर। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए दिमाग के अंदर, और ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर क्या है, इस अधिनियम के अंदर वर्तमान के अंदर क्या है, जनवरी 2025 तक। कब तक, जनवरी 2025 तक, ये भी ध्यान रखिए, जनवरी 2025 तक वर्तमान में। जनवरी 2025 के अंदर हमारे 28 विभाग हैं, उन 28 विभाग की 306 सेवाओं को क्या दिया है, इसमें सेवाएं उनको शामिल किया गया है इस अधिनियम के अंदर। अब देखिए, इसमें ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे। धारा 1 के अंदर तो कि कोई भी अधिनियम आता है उसका नाम और विस्तार है, इसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। धारा 2 में परिभाषाओं के बारे में दे रखा है ना। अब धारा 3 से चलते हैं। धारा 3 में अधिसूचना नोटिफिकेशन के बारे में दे रखा है। 3 या 4 चीज़ों के बारे में अधिसूचना के बारे में बात की गई है, सेवाओं के बारे में, अधिकारी के बारे में, और समय सीमा के बारे में। तो 4 चीज़ें, इसको मिस मत करिएगा, ठीक है। अधिनियम में कितनी चीज़ें दे रखी है, 4। यहाँ पर तो 3 चीज़ें दे रखी, लेकिन सेवाएँ, ठीक है ना। सेवाएँ हो जाएगी, सेवाओं का निर्देश समय सीमा, निर्देश सेवाओं की निर्देश समय सीमा जाएगी, पदाभित अधिकारी हो जाएंगे, अपीली अधिकारी हो जाएंगे। 4 चीज़ों के बारे में दे रखा है। चौथे के अंदर आ जाएगा सेवा का अधिकार। धारा 4 कहती है कि सेवा का अधिकारी नागरिकों को चारों तरफ से समय पर सेवा पाने का अधिकारी। ये ट्रिक है, अपन ने डिटेल के अंदर पहले पढ़ लिया इसको। धारा 5 के अंदर हो जाएगी सेवा प्रदान करना, ठीक है ना। तो 5 क्या होता है, 5 उंगलियों से अपन आवेदन करेंगे और सेवा प्राप्त करेंगे। तो 5 ही उंगलियों से आवेदन करेंगे और सेवा प्राप्त करेंगे। 5 के बाद 6 जाएगी अपील। 6 छक्के छुड़ाने के लिए अपील की जाती है। तो कोई काम न होने पर सबके छक्के छुड़ाने के लिए अपील की जाती है प्रथम द्वितीय अपील अधिकारी। 7 का मतलब होता है सजा या शास्ति, ठीक है। 7 से सजा या शास्ति, लापरवाह अधिकारी पर जुर्माना लगेगा 250 से 5000 पदाभित अधिकारी पर, और 500 से लेके 5000 प्रथम अपील अधिकारी पर लगेगा। धारा 8 मतलब पुनरीक्षण, क्योंकि चश्मा जो होता है ना वो इस लूप का होता है, और चश्मे से अपन क्या करते हैं, किसी चीज़ को बार बार देखते हैं तो पुनरीक्षण करते हैं उसका। तो 8 का आकार चश्मे जैसा, लूप यानी फाइल को फिर से देखना, रिवीजन करना, ठीक है ना। धारा 8 है आयोग। आई का मतलब आयोग हो गया, तो लोक सेवा गारंटी आयोग हो गया, ठीक है। इसमें सचिव, मुख्य सचिव स्तर का जो आयुक्त होगा ना, वो मुख्य सचिव स्तर का होगा। कौन होगा, मुख्य सचिव स्तर का होगा। इनकी योग्यताएं, सेवा शर्तें सरकार के द्वारा निर्धारित होगी। धारा 9 सद्भावनापूर्ण संरक्षण हो गया। 9 मतलब 9, कोई केस नहीं होगा। अगर अधिकारी ने ईमानदारी या सद्भावना से काम किया है तो कोई केस नहीं होगा। धारा 10 का मतलब 10 में दम होता है, तो नियम बनाने की शक्ति होती है, तो सरकार 10 का नियम बनाने की शक्ति होगी। धारा 11 कठिनाई का निवारण। 1 और 1 11 मिलकर सरकार से सारी कठिनाइयाँ दूर कर देगी। सरकारी सारी कठिनाइयाँ कर देंगे, क्या कर देंगे, दूर कर देंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से हो गया अपने धाराएं। तो 3 के अंदर तो पता ही चल गया, भाई 3 नोटिफिकेशन अधिसूचना है, ठीक है ना। 3 स्तर की अधिसूचना है। 4 के अंदर, 4 मतलब क्या हो गया, चारों तरफ से सेवाएं पाने का अधिकार हो गया। 5 के अंदर क्या होगा भाई, 5 उंगलियों से अपन आवेदन करेंगे और सेवा प्राप्त करेंगे। 6 के अंदर क्या हो जाएगा, 6 छक्के छुड़ाने के लिए अपील करनी पड़ती है। 7 का मतलब क्या होगा, सजा। 7 मतलब सजा अगर कोई काम नहीं करेगा तो उससे ज़्यादा सजा मिलेगी या शास्ति लगेगी। 8 का मतलब होता है चश्मे जैसा लूप का मतलब हम दोबारा देखते हैं, तो रिविजन हो जाएगा उसके अंदर 8 के अंदर। और 9 के अंदर क्या हो जाएगा, नो, कोई केस नहीं। नो मतलब नो केस मतलब अगर कोई गुड फेथ में कोई कार्रवाई करता है लोक अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी, तो उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा। 10 का मतलब 10 का दम, शक्ति, ठीक है ना। तो इसमें शक्तियों का वर्णन किया गया है, नियम बनाने की शक्ति सरकार की, ठीक है ना। और 11 के अंदर एक एक आदमी करके सरकार की एक घटनाएं को खत्म कर देगा। तो ये 11 धाराओं का रिवीजन हो गया। अब इसके अंदर क्या है, समय सीमा की त्वरित याददाश्त ट्रिक क्या हो जाएगा, 30x2। प्रथम अपील की जाएगी 30 दिन में, द्वितीय अपील की जाएगी 60 दिन में, और रिवीजन भी किया जाएगा 60 दिन के अंदर। प्रथम अपील अधिकारी को से अपील हो गई तो 21 दिन के अंदर मामले को निपटाना पड़ेगा, और द्वितीय अपील अधिकारी के पास अगर आवेदन चले गए तो उसको भी 21 दिन में मामले को निपटाना पड़ेगा। और पुनरीक्षण रिवीजन के बारे में कोई बताया नहीं है इस अधिनियम के अंदर, ठीक है। तो ये बात हो गई नाम परिभाषा, ठीक है। तो नाम परिभाषा की अधिसूचना से मिला अधिकार। नाम परिभाषा की अधिसूचना से मिला अधिकार, सेवा दे वरना अपील शास्ति पुनरीक्षण का वार, सद्भाव से नियम बने कठिनाई हो पार। अब देखो ये कविता भी बना दी अपन ने, क्या बनाई ये कविता देखो,
नाम परिभाषा के अधिसूचना से मिला अधिकार। पहला तो ये हो गया, नाम परिभाषा की अधिसूचना से मिला अधिकार, सेवा दे वरना अपील शास्त्रीय पुनरीक्षण का वार, सद्भाव से नियम बने कठिनाई हो पार। तो ये आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। 2-4 बार गुनगुना लो इसको तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी देखो, एक के अंदर नाम और परिभाषा, पढ़कर सरकार की अधिसूचना देखी। तीसरे के अंदर क्या हो जाएगा, नागरिकों को अधिकार मिला तो विभाग ने सेवा प्रदान की, देरी हुई तो अपील हुई, अधिकारी पर शास्ति लगी, अधिकारी पुनरीक्षण गया, आयोग तक मामला गया, सद्भाव बचा संरक्षण मिला, सरकार ने नियम बनाए कठिनाई मिटाई समस्या हटाई। कठिनाई मिटाई समस्या हटाई, तो 10 के अंदर क्या है, 10 के नहीं 11 के अंदर है कठिनाई मिटाई समस्या हटाई। 8 एक के अंदर सद्भाव बचा और संरक्षण मिला। 9 के अंदर सरकार, 9 का मतलब क्या होता है, 9 ये सरकार के नियम बनाएगा तो सरकार नियम बनाएगी, 10 में है, 9 में नहीं है, ये ध्यान रखना। और 11 के अंदर कठिनाई हटती है, ये भी ध्यान रखना। तो ये इस तरीके से अपन ने इस रिविजन कर लिया इसको, ठीक है। गारंटी अधिनियम, तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2 ट्रिक ध्यान रखिएगा। एक तो अपन को 21 सितंबर की डेट ध्यान रखनी, 21 सितंबर 14 नवंबर, ठीक है। 21 सितंबर 14 नवंबर 2013। 21 सितंबर 2011 को तो क्या हुआ, इसको राज्यपाल की स्वीकृति मिली थी, विधानसभा से स्वीकृति हो गई थी। 14 नवंबर 2011 को ये लागू हो गया था। 2013 के 8 के अंदर लोक सेवा गारंटी आयोग का गठन किया गया था। तो ये अच्छे से आप याद कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से हो गया ये याद, ज़्यादा इसमें और कुछ है नहीं। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो आप दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अगर इसमें कुछ कमी है तो आप मेरे को कमेंट में सजेशन दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर।